जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रिया यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, और हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज हमको डिस्कस करना है WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो है खून का थक्का कैसे बना देता है, कहीं कट जाता है तो ब्लड गिरना बंद काहे नहीं होता है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिविजन करते हैं, ब्लड के बारे में समझे थे। ब्लड जो होता है ये क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब कि ये द्रव टाइप का ऊतक है और ये कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करने वाला, सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। पैर में भी ब्लड जाता है, दिमाग में भी जाता है, दिल में भी जाता है, हाथ में भी जाता है, हर जगह जाता है, मतलब सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसलिए ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। द्रव के जैसा इसलिए फ्लूइड, और कनेक्टिव टिश्यू है यानी सभी ऑर्गन को जोड़ रहा है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम बताए थे कि ब्लड जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। क्या होता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो होता है क्या होता है, जब आप देखे होंगे किसी का ब्लड निकलाता है तो ब्लड निकालने पे एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और उस टेस्ट ट्यूब को जैसे बंद किया जाता है कुछ देर बाद उसमें क्लॉटिंग होने लगता है। क्लॉट होने के बाद नीचे कुछ लाल लाल बैठ जाता है और ऊपर पीला कलर का द्रव बचता है। तो वही पीला कलर का जो द्रव बचता है उस टेस्ट ट्यूब में, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। यानी कि रक्त कोशिकाओं को, ब्लड सेल्स को अगर साइड कर लिया जाए तो जो भी बचा हुआ भाग है उसको ब्लड प्लाज्मा यानी कि रक्त प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त प्लाज्मा क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है, पचे हुए भोजन का परिवहन करता है और आयन्स वगैरह का परिवहन करता है, लवण का परिवहन करता है, यही सब करता है, मतलब परिवहन का ही काम करता है। कुछ प्रोटीन्स का परिवहन करता है। मान लीजिए पेट में कोई प्रोटीन बना, अब प्रोटीन को ले जाके कहाँ रखना है, ब्रेन में रखना है, तो ब्रेन में क्या होगा, ये पेट से जाएगा ब्लड के थ्रू, और ब्लड में कौन ले जाएगा, तो प्लाज्मा ले जाएगा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है। फिर बताया थे सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड को जमाने वाले कुछ फैक्टर होते हैं उनको निकाल लिया जाएगा अगर प्लाज्मा से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। उसके बाद दूसरा आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, तो ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड कर्पल्स, और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट या इसको बोल सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, या इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कर्पल्स। फिर प्लेटलेट्स के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए RBC के बारे में हम बताए थे, आज WBC पढ़ेंगे। RBC के बारे में बताए थे कि RBC लाल कलर का होता है, दवाई के टिकिया जैसा गोल होता है और दोनों तरफ से धंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उभयावतल है। उभयावतल का मतलब बाइकनकेव, धंसे हुए होने के कारण क्या बोलते हैं, बाइकनकेव है। ठीक, बाइकनकेव होता है, द्विअवतल होता है, उभयावतल होता है, और इसका व्यास 2 माइक्रोमीटर होता है, रंग लाल होता है, आपको हम बताए थे। उसके बाद कहते थे कि RBC जो होता है ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे करता है, तो RBC जो है ना एक ट्रैक्टर के टाइप का है और इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, रखता है। तो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लिया फेफड़ा से और लेकर के RBC के थ्रू पहुंच जाता है जहाँ पे जाना है, ब्रेन की कोशिका में, हाथ की कोशिका में, हर जगह ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है, RBC करता है। RBC जो होता है ये कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है, 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यानी कि 4.7 मिलियन का मतलब कि 47 लाख से 61 लाख एक माइक्रोलीटर में होता है। एक माइक्रोलीटर लगभग एक बूंद के बराबर होगा, कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक माइक्रोलीटर में इतनी इसकी संख्या होती है पुरुषों में। महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होता है इसकी मात्रा। तो ये सारी चीज़ें हम RBC के बारे में बताए थे। अब हम समझते हैं WBC के बारे में कि WBC क्या होता है। तो बाबू WBC जो होता है इसका कलर होता है सफ़ेद। क्या होता है, सफ़ेद इसका कलर होता है। WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, नामे में आ रहा है कि सफ़ेद होगा, तो इसका कलर लिखते हैं रंग, लिखिए रंग। रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसको शरीर का सिपाही भी बोला जाता है, शरीर का सिपाही, शरीर का सिपाही बोला जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि
यह रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आप हमारे साथ साथ लिखते चलिए, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक, इसका मतलब क्या है अभी हम समझाते हैं। करता है, निर्माण करता है। देखिए, जो WBC होता है एक तरह का कोशिका है, और ये कोशिका क्या करता है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण। अगर हमको दुश्मन से लड़ना है तो हथियार चाहिए, वही हथियार ये बनाता है WBC। हमारे शरीर में अगर मान लीजिए टाइफाइड का वायरस, टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया, साल्मोनेला टाइफी, तो साल्मोनेला टाइफी से कौन लड़ेगा, तो यही WBC जो है एक हथियार बनाएगा साल्मोनेला टाइफी से लड़ने के लिए। उस हथियार को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट, तो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट एक क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी क्या है, हथियार है, रोगों से लड़ने वाला हथियार है। समझ सकते हैं बस, ये क्या है, तो रोगों से लड़ने वाला हथियार एंटीबॉडी है। और ये कौन बनाता है, WBC। तो ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसको शरीर का सिपाही यानी सैनिक भी बोला जाता है। समझ में आया। अब ये जो होता है इसमें केंद्रक होता है, हम बताए थे WBC में केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक क्यों नहीं होता है WBC में, वयस्क WBC में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए उसमें केंद्रक नहीं होता है। कहाँ से कि सॉरी, RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता है, हम बताए थे। RBC के अंदर केंद्रक क्यों नहीं होता है, न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर रहना है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन को रहने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, जिससे कि पर्याप्त ऑक्सीजन RBC ढो के ले जाके शरीर की कोशिकाओं को पहुंचा सके। तो इसके लिए RBC में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसको क्या करना है, WBC को, ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसके अंदर केंद्रक होगा, और इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये WBC जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। RBC कैसा था, एक ही तरीके का था, लाल लाल था, दोनों तरफ से धंसा हुआ था, 2 माइक्रोमीटर व्यास था, हमको दिखने में ऐसा दिख रहा था। लेकिन ये जो होता है ये कैसा होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है और एक नॉन ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब एक कणिकामय कोशिकाएं होती हैं और एक क्या होती हैं, कणिका विहीन कोशिकाएं होती हैं। तो कणिकामय श्वेत रक्त कोशिका लिखिए, कणिकामयी श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त अभी हम समझाएंगे, कोशिकाएं। और दूसरा क्या होता है, कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं, कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखिए, ब्लड में क्या क्या है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो ये दो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा भोजन वगैरह का, आयन, प्रोटीन, हार्मोन, सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, जो लवण वगैरह है सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, प्लाज्मा। उसके बाद आया RBC क्या करेगा, RBC में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फिर क्या है, फिर हम देख रहे हैं WBC क्या करता है, इसका मेन काम है रोगों से लड़ना। अगर ये नहीं रहेगा, इसका मतलब हमारा शरीर जो है सुरक्षित नहीं है, रोगों से लड़ नहीं पाएगा। तो ये रोगों से लड़ने में हेल्प करता है WBC। तो WBC रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। एक होता है कणिकामय श्वेत रक्त कोशिकाएं और एक होता है कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब कणिकामय और कणिका विहीन किस आधार पे बोलते हैं, तो देखिए, जब WBC में कुछ छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर हमको दिखने लगते हैं तो उसको बोलते हैं ये कणिकामय है, इसके अंदर कण है। WBC एगो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा और कुछ कण दिखने लगते हैं, कुछ छोटे छोटे हमको दानेदार स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये कणिकामय है। और कणिका विहीन मतलब जिसमें छोटे छोटे कण नहीं होते हैं, उसके पास कोशिकांग होते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे वो ग्रेन्युलोसाइट है। समझ में आया। और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक, तो ये होता है कणिकामय श्वेत रक्त कोशिकाएं और कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब इस आधार पे इसमें दो कोशिकाएं आती हैं। कणिकामय श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, और कणिका विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं, 2 तरह की होती हैं। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सा होता है,
तो इसमें होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट आप नाम सुने होंगे, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट, सॉरी लिम्फोसाइट। हम भी कह रहे हैं कहाँ से ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट तो इसी को बोला जाता है, पूरे WBC को ही ल्यूकोसाइट बोला जाता है, लिम्फोसाइट। ठीक, इसके बाद क्या आता है? कणिकामयी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और कौन सा आता है? और आता है बेसोफिल्स। ठीक, तो आप लिखिए न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, बेसोफिल। ठीक, तो ये जो है कणिकामयी श्वेत रक्त कोशिकाओं में आते हैं। इसमें इन कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे? थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इसलिए इनको कणिकामयी श्वेत रक्त कोशिकाएं बोल रहे हैं, यानी ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाएंगे, इसलिए इनको कणिकामयी श्वेत रक्त कोशिकाएं बोल रहे हैं। अब ये भी क्या करेंगे? ये भी रोगों से लड़ने में ही हेल्प करेंगे। ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक भाग है, लिम्फोसाइट। उसमें लिम्फ नोड में ये बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट होते हैं जो कि रोगाणुओं से लड़ने में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट कहाँ आएगा? तो लिम्फोसाइट आएगा लिम्फ परिवहन तंत्र, जो हम पढ़ेंगे लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें आएगा ये लिम्फोसाइट। तो ये इतने तरह की होती हैं, बस आपको अभी प्रकार के बारे में याद करना है, अलग अलग सबके काम के बारे में नहीं याद करना है। इओसिनोफिल का न्यूक्लियस जो होता है हेडफोन लाइक होता है, ये सब हमको कुछ नहीं याद करना है, ये सब क्या होता है इंटर में पढ़ा जाता है, 11th में। आपके लेवल पे बस इतना ही है कि कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बस यही WBC है। अब एक चीज़ होता है प्लेटलेट्स, इसमें लिखा है आप केंद्रक होता है। एक चीज़ होता है प्लेटलेट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है? रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या काम करता है? तो ये कुछ काम नहीं करता, ये बस रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। कैसे? देखिए, ये जो है प्लेटलेट्स, ये जो है वास्तविक कोशिका नहीं है, ये कोशिका का खंड है। खंड का मतलब कोशिकाओं का टुकड़ा है। कोशिकाओं के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? टुकड़े को ही हम बोलते हैं ये रक्त प्लेटलेट्स। तो ये कोशिका नहीं है, ये प्लेटलेट्स जो है कोशिका नहीं है, टुकड़ा है। तो क्या लिखेंगे? ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं है, रियल नहीं है, कोशिका ही है लेकिन रियल में नहीं है। कहाँ से कि टुकड़ा हो गया। तो ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं है, कोशिकाएं नहीं है। ये क्या है? ये कोशिका के खंड हैं, ये कोशिका के खंड हैं, कोशिका के खंड है। ठीक, ये कोशिका के खंड है। अब ये कोशिका के खंड है तो इसमें केंद्रक भी नहीं होगा। तो इसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है, केंद्रक नहीं होगा। जब पूरा कोशिका ही नहीं है, पूरी तरीके से कोशिका है ये नहीं है, तो इसमें केंद्रक कहाँ से होगा? केंद्रक नहीं होता है। दूसरा चीज, अब आगे चलिए, देखिए ये जो होता है ये क्या करता है? यह रक्त का थक्का बनाता है। और इसका रंग जो होता है, इसका रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। इसे पारदर्शी जैसे कांच दिखता है ना, वैसे ही। तो रंग इसका क्या लिखेंगे? ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 1.5 लाख से 1.5 लाख से कितना होता है? 4.5 लाख, 4.5 लाख। और कितने में होता है? प्रति माइक्रोलीटर, प्रति माइक्रोलीटर। सब माइक्रोलीटर में ही आपको लिखना है। अब इसकी भी संख्या हम नहीं बताए हैं क्या? इसका होता है 4500 से 11,000, 4500 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर,
1 लीटर में 4500 से 11,000 कोशिकाएं WBC की होंगी और 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर हम आपको बताएं 1 बूंद से भी कम ही होगा 1 माइक्रोलीटर। तो ये चीज़ें हैं। अब ये प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो कार्य लिखेंगे रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अब देखिए ये रक्त का थक्का बनाता कैसे है, प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का बनाता कैसे, तो हम आपको पहले समझाते हैं और उसके बाद लिखवाएंगे कि रक्त का थक्का ये कैसे बनाता है। देखिए प्लेटलेट्स कैसे थक्का बनाता है। जैसे प्लेटलेट्स निकलेगा, जैसे प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आएगा, अपने अंदर से ये निकालता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चलकर, वैसे इसमें कई चरण होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के लिए कई चरण होते हैं, कई चीज़ बना होता है, उसके बाद ये बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल कर के क्या करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आगे चल कर के प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके ये क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर के थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो है ब्लड में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है। देखिए सब चीज़ें ब्लड में है, ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स है, लेकिन प्लेटलेट्स जब फटेगा तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा तो ब्लड में है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन बना देता है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है और ये थ्रोम्बिन आगे चल करके क्या करता है, तो थ्रोम्बिन आगे चल करके फाइब्रिनोजिन से मिलता है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन से मिलता है। ये फाइब्रिनोजिन भी एक प्रोटीन है, फाइबर प्रोटीन है। जब इससे मिलता है तो ये फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में बदल जाता है, फाइब्रिन। फाइब्रिन का मतलब होता है तंतुवत संरचना, तो तंतुवत संरचना यानी धागे तरह का जाली बना लेता है। और जाली जैसे बनता है, आप मान लीजिए यहाँ पे कटा तो क्या हुआ, कटा तो पहले प्लेटलेट्स फटा, प्लेटलेट्स फटा तो क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा और थ्रोम्बिन जो है आगे चल करके फाइब्रिनोजिन बना देगा और फाइब्रिनोजिन जो है थ्रोम्बिन जो है आगे चल करके फाइब्रिनोजिन से मिलेगा, फाइब्रिनोजिन के साथ मिल करके और फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है और फाइब्रिन में बदलता है तो फाइब्रिन जो है धागे की तरह का स्ट्रक्चर है और ये धागे के लाइक स्ट्रक्चर जो है जाली बना लेता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, जहाँ कटा हुआ था वहाँ पे बन गया जाली। अब जाली बन गया तो नीचे से ब्लड निकल रहा है, अंदर से ब्लड निकल रहा है, उसमें क्या है, तो उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बड़े बड़े प्रोटीन हैं। तो अब ये बड़े बड़े जो कण होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये जा करके इस जाली में फंस जाते हैं और इस जाली में फंस जाने के कारण अब ये जाली ब्लॉक हो जाता है। कहाँ पे ये जाली बना हुआ था, जहाँ पे कटा हुआ था, तो ये जाली ब्लॉक हो गया। अब अंदर से खून निकलना बंद हो जाता है। यही क्या बनता है, यही होता है क्लॉट। क्या बनता है, क्लॉट बनता है। तो क्लॉटिंग कैसे होता है, क्लॉटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले प्लेटलेट्स फटेगा, प्लेटलेट्स नहीं फटेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनेगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये ब्लड में पहले से रहता है लेकिन एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव फॉर्म इसका क्या है, थ्रोम्बिन इसका एक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म जो है थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन में कब बदलेगा, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा। एक्टिव कब होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा। जब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है तब तक ही सोया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन, सोया रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। इसका काम है कि आगे चल करके थ्रोम्बिन बनाना, मतलब थ्रोम्बिन बन करके और उसके बाद फाइब्रिनोजिन को एक्टिव करना। प्रोथ्रोम्बिन का मेनली काम है फाइब्रिनोजिन को एक्टिव करके फाइब्रिन में बदलना। लेकिन ये कब तक नहीं एक्टिव होगा, थ्रोम्बिन बन गया मतलब एक्टिव हो गया, तो थ्रोम्बिन कब तक नहीं बनाएगा, कब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं निकलेगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आ रहा है, प्लेटलेट से आ रहा है। प्लेटलेट्स कब फटेगा, जब ये हवा के संपर्क में आएगा, जब ये हवा के संपर्क में आएगा, तो जब ये हवा के संपर्क में आएगा तभी फटेगा।
तो फटेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। अब कई लोगों में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, बस खून का थक्का बनना कम हो जाएगा। वैसे कई रोग होते हैं जो कि आप पढ़ेंगे 11th में, कई कमियां होती हैं जिसके वजह से खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। कई ऐसे खतरनाक रोग भी होते हैं जो कि ठीक नहीं होने वाले रोग हैं, तो उनके बारे में भी आपको 11th इंटर में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे आपको यही पढ़ना है कि खून का थक्का कैसे बनता है। तो ये प्रोसेस होता है। प्लेटलेट्स जो है फटेगा, ये क्या है, प्लेटलेट्स एक कोशिकाओं का खंड है, और ये खंड है, इसमें कुछ केमिकल भरा हुआ है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है निकलेगा जब प्लेटलेट्स फटेगा तो, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है, तो यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयन भी मिलते हैं, और कैल्शियम आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, कैल्शियम आयन मिलकर के और तब जा कर के थ्रोम्बिन बनाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे ही डायग्राम ही बना लीजिए। प्लेटलेट्स के कार्य लिखिए, प्लेटलेट्स की कार्यविधि या रक्त का थक्का बनना, कैसे लिखेंगे जैसे आपका मन करे, ऐसे बनाइएगा प्लेटलेट्स। ऐसे डायग्राम से अच्छा से समझ में आएगा, डायग्राम से अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए हम डायग्राम लिखवा रहे हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक। अब ये प्लेटलेट्स जो होता है अपने अंदर से निकालता है, आप मान लीजिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड में है, ब्लड में पहले से एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये अनएक्टिव फॉर्म है इसका, इसके साथ मिलता है, इसके साथ ये मिलेगा, इस पे क्रिया करेगा, और इसके साथ कुछ कैल्शियम आयन भी मिलेंगे। जब ये मिलता है तो यहाँ से इन दोनों से बनता है क्या, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन का। तो थ्रोम्बिन आगे चल कर के किस पे क्रिया करता है, फाइब्रिनोजिन। क्या लिखेंगे, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन से आपको समझ में आ रहा है कि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर वाला प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, ठीक। तो ये फाइब्रिनोजिन जो है, ये फाइब्रिनोजिन पे कौन क्रिया करता है, थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन पे क्रिया करके इसको बदल देता है फाइब्रिन में, फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा दिखता है, आप इसका स्ट्रक्चर इसे बना सकते हैं। और फाइब्रिन में क्या होता है, फाइब्रिन में कुछ कोशिका आकर के फंस जाते हैं, WBC, RBC, जिससे ये जो है जाली ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने की वजह से क्लॉट बन जाता है, बस इतना ही है, ठीक। तो इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो ढेर लंबा पोथी बन जाएगा, और इसे डायग्राम से समझने में आसानी होगा, ठीक। ऐसे बाद में भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ प्लेटलेट्स फटा तो क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन पे काम किया कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन पे कार्य किया तो थ्रोम्बिन बना, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजिन को जाकर के एक्टिव किया जो फाइब्रिन में बदल गया, यानी फाइब्रिन तंतु है, धागा लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक जाली बना लेता है, और उस जाली को ब्लॉक करने के लिए नीचे से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड में से जो कोशिकाएं हैं RBC, WBC जाली में फंस जाती हैं, जिससे वो जाली ब्लॉक हो जाता है, और यही क्लॉट का निर्माण करता है। बस इतना ही है, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इतना ही है, और कुछ नहीं। अब ब्लड के कार्य के बारे में हमको लिखना है, ब्लड के कार्य। ब्लड अब ख़त्म हो गया आपका, अब आगे आपको पढ़ना है हार्ट के बारे में, जो कि हम कल शुरू करेंगे। बस ब्लड के कार्य लिख लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए ब्लड जो है ना, हमारा ब्लड क्या क्या काम करता है, तो ब्लड पहले काम करता है परिवहन का। परिवहन किसका किसका, तो देख रहे हैं प्लाज्मा जो है कुछ प्रोटीन्स का परिवहन कर रहा है, कुछ आयंस का परिवहन कर रहा है। तो लिखिए रक्त के कार्य, कार्य पहला लिखेंगे परिवहन में,
परिवहन में। परिवहन में ये क्या क्या काम कर रहा है, तो देखिए पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है। ब्लड जो है क्या करता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, ये आरबीसी करता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका काम क्या है परिवहन में, तो जैसे कि कुछ प्रोटीन्स, आयन जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, अभी बोले हैं ना ब्लड में कैल्शियम आयन भी होता है, जिससे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है, किसके उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में। तो प्रोटीन्स, आयन, उसके बाद लवण आदि का क्या करता है, परिवहन करता है। उसके बाद भोजन का भी परिवहन करता है, पचे हुए भोजन का परिवहन। तो ये सभी चीज़ें यही ब्लड ही करता है। कैसे, और कुछ हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, एंजाइम का भी परिवहन करता है। हार्मोन्स तथा एंजाइम का परिवहन भी करता है, यही ब्लड ही करता है। तो ब्लड में कौन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन तो ये आरबीसी कर देगा। प्रोटीन्स, आयन, लवण, ये प्रोटीन्स क्या है तो आप जानते हैं, प्रोटीन जैसे कि अभी बताए हैं थ्रोम्बिन, और ये क्या है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब चीज़ें बताए हैं। प्रोथ्रोम्बिन ही एक्टिव होता है, थ्रोम्बिन बदलता है, फाइब्रिनोजिन, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन है और इनका परिवहन कौन कर रहा है, ब्लड में ही ये उपस्थित हैं। तो इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, यानी परिवहन हो रहा है। आयन जैसे कि पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सोडियम आयन, इनका परिवहन करता है। लवण का परिवहन जैसे कि साल्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए NaCl, साल्ट खाते हैं तो NaCl को ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लड करता है। पचे हुए भोजन को पेट से एब्जॉर्ब करके और शरीर की सभी कोशिकाओं को देना कौन काम करता है, इसमें प्लाज्मा काम करता है। और ये इसमें प्लाज्मा जो है क्या है, ब्लड का हिस्सा है। तो ब्लड जो है क्या करता है, पचे हुए भोजन का परिवहन। हार्मोन्स, जैसे ब्रेन में हार्मोन्स बना और कहाँ ले जाना है, एड्रीनल ग्लैंड के पास ले जाना है, या यहाँ पे एक होता है थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो इन सभी ग्लैंड के पास ले जाना है हार्मोन्स को। तो क्या करेंगे, हार्मोन्स का परिवहन भी यही करेगा ब्लड। और ब्लड में कौन, प्लाज्मा। एंजाइम का परिवहन भी कौन करता है, एंजाइम मान लीजिए कहीं और बन रहा है, कहीं और ले जाना, तो क्या करेगा, यही ब्लड ही करेगा। कुछ एंजाइम, बहुत कम मात्रा में एंजाइम का परिवहन करते हैं, ठीक। आगे चलिए, अब इसका जो रक्षात्मक कार्य है वो क्या है, रक्षात्मक कार्य में आप लिखिए, WBC क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। WBC रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक। रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फिर प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। उसके बाद क्या काम करता है ब्लड, तो ब्लड हमारा, उसके बाद देखिए लाइट चला गया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, कहाँ से कि लाइट जल रहा है। अभी हम लिखवा देते हैं, बस हल्का सा बचा है और ख़त्म होने वाला है ये लेक्चर। देखिए इसके बाद प्लेटलेट्स जो है चोट की जगह पे रक्त का थक्का बना देगा, या ऊष्मा को भी नियंत्रित करता है, शरीर के ऊष्मा को नियंत्रित करता है,
बताए थे ना, जैसे सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेशन से घर्षण होगा। ब्लड दौड़ रहा है हमारे शरीर में, तो दौड़ने से जो खून की नसें हैं और ब्लड के बीच क्या होगा, घर्षण होगा। जैसे आप हाथ रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, वैसे ही जब ब्लड दौड़ रहा है तो खून की नसों के बीच और खून के बीच घर्षण हो रहा है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो शरीर के ऊष्मा को नियंत्रित करता है, ऊष्मा के नियंत्रण में, शरीर के ऊष्मा के नियंत्रण में शरीर में जल का जो अनुपात है वो बनाए रखता है। तो शरीर में जल का नियमन, कितना क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, ये सब चीज़ क्या निर्धारित करता है, यही ब्लड निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड हो जाता है ख़त्म। ब्लड का काम भी हम देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में, दोनों देखा जाएगा तो एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे हार्ट जो है बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो हार्ट को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि ब्लड वेसल्स के लिए दूसरा लेक्चर लेना पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।